हेलो। स्वागत है आप सभी का साइंस की क्लास में। हम साइंस की 6 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है बल और गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बल की। बल क्या होता है? तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गतिज अवस्था, वस्तु के आकार या आकृति में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वही बाहरी कारक जो होता है वह बल कहलाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आप किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, खींचते हैं, तो या तो उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो बल क्या होता है? अगर धक्का लगाने पर या खींचने पर कोई परिवर्तन हो रहा है, वस्तु के आकार में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, या परिवर्तन नहीं भी हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कि आप इस दीवार को धक्का लगा रहे हो तो इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा है, बट आप बल तो लगा रहे हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है, दीवार को सरकाने की कोशिश कर रहा है, बट हो नहीं रहा है। तो बल क्या है? वही बाहरी कारक है जो या तो सरकाने की कोशिश करता है या सरका देता है, शिफ्ट कर देता है एक प्लेस से दूसरी जगह पर या खींच लेता है। ठीक है, बल के मात्रक की बात करते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बल का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि बल का जो डेरिवेशन है वो न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के सेकंड लॉ में आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन और सारी चीज़ें मिलती है। तो न्यूटन का बल का मात्रक हो गया न्यूटन। ठीक है, और यह एक सदिश राशि होती है क्योंकि बल के अंदर दिशा का बहुत महत्व होता है। दिशा बदलने पर चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कि दिशा बदलने पर रिजल्ट जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो और अगर खींचने लग जाओ तो दोनों केस में दो अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बल जो है वो दिशा पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो बल या फोर्स जो है वह एक सदिश राशि होता है। आगे देखते हैं गति के नियम। सर्वप्रथम गैलीलियो और न्यूटन ने गति से संबंधित नियमों के बारे में बताया था। ठीक है, गैलीलियो और न्यूटन दोनों ने गति से संबंधित नियमों के बारे में बताया था। और सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का जो पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने 1687 में गति से संबंधित कुछ नियम दिए थे, जिन्होंने अपने विचारों को 3 नियमों के रूप में बताया था, जिन्हें ही न्यूटन की गति के नियम कहा जाता है। बात करते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, या गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन। तो पहला नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम ही रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यही न्यूटन की गति का पहला नियम था कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी हुई ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो हमेशा चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से कोई बल न लगाया जाए। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे बोर्ड यहाँ पर है, तो जब तक आप इसे उठाओगे नहीं या कोई बल नहीं लगाओगे बाहर से, तब तक ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम था यह जड़त्व को परिभाषित करता था। ठीक है, जड़त्व क्या होता है ये अपन आगे देखते हैं। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व को परिभाषित करता है, अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जड़त्व की। इनर्शिया या जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व जो है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया गया है, इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। तो जड़त्व क्या होता है? वस्तु का एक अंतर्निहित गुण होता है जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा है। अब वह अवस्था चाहे विराम अवस्था हो या गतिमान अवस्था हो, दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में अगर कोई वस्तु परिवर्तन करना चाहती है तो वस्तु के अंदर का ही वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और जड़त्व जो होता है यह एक भौतिक राशि नहीं होती है। ठीक है, यह एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि इसका कोई मापन ऐसे नहीं होता है। जनरली यह क्या होता है, यह द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, यह एक गुण है
न कि एक भौतिक राशि है। किसी वस्तु का गुण होता है जो किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। यानी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो उसका जड़त्व अधिक होगा, और अगर द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व जो है वो भी कम होगा। यानी कि जो जड़त्व है वो पूरी तरीके से वस्तु के द्रव्यमान या मास पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यह कोई भौतिक राशि नहीं है, यह किसी भी वस्तु का गुण है जो उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। और अगर यह भौतिक राशि नहीं है तो इसकी कोई विमा भी नहीं होती है, तो यह एक विमाहीन राशि भी है। यानी कि यह भौतिक राशि नहीं है तो इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी विमा नहीं होती है, यानी कि इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कहा जाए कि अगर दो वस्तुओं के मास बराबर है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान अगर बराबर है, ठीक है, लाइक m1 बराबर m2, अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान बराबर है, एक वस्तु अगर स्थिर है और दूसरी वस्तु अगर गतिमान है, तो भी इनका जड़त्व जो है वो बराबर होगा, क्योंकि जड़त्व जो है वो इनके वेग पर, इनकी चाल पर निर्भर नहीं करता। जड़त्व जो है वो डिपेंड करता है मास पर। और अगर किन्हीं दो वस्तुओं का मास बराबर है तो चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिमान हो, उनमें जो जड़त्व होगा वो बराबर ही होता है। आगे देखते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व जनरली तीन प्रकार का होता है। पहला है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, ठीक है। विराम का जड़त्व यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये तीन प्रकार का जड़त्व होता है। तो तीनों को अपन वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विराम अवस्था का जड़त्व क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो जड़त्व की बात करिए अपन ने, तो जड़त्व होता क्या है, वस्तु का गुण जो उसमें उसकी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता था। तो विराम का जड़त्व की अगर बात करें तो विराम का जड़त्व होता है कि जो किसी वस्तु की विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वह विराम का जड़त्व कहलाता है, ठीक है। विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वही विराम का जड़त्व कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह अपने आप स्वयं से गतिमान अवस्था में नहीं आ सकती, ठीक है। ऑटोमेटिकली उसकी अवस्था कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। उसकी अवस्था को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में ले जाना है तो आपको कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी अवस्था परिवर्तित होगी और वह विराम की अवस्था से गतिमान अवस्था में आ जाएगी। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रुकी हुई बस होती है, रुकी हुई बस का अचानक चलना, रुकी हुई बस का अचानक चलना। आपने देखा है कि आप जब बस में बैठे हुए होते हैं, बस कहीं रुकी हुई होती है और रुकी हुई बस जब अचानक से चलती है तो व्यक्ति को पीछे की तरफ झटका लगता है या व्यक्ति पीछे की तरफ जाता है। तो इसका एक रीज़न यही है जड़त्व, विराम का जड़त्व। यानी कि जब बस रुकी हुई थी तो आपकी पूरी बॉडी जो थी वो कहाँ थी, विराम अवस्था में थी, और जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो आपका वह पोर्शन जो बस के साथ कांटेक्ट में था, चाहे आप खड़े हुए तो आपके पैर बस के साथ टच में हो रहे थे या सीट पर बैठे हुए हैं तो आपका लोअर पोर्शन जो बस के साथ कांटेक्ट में था वो बस के गतिमान होने से पूरा गतिमान हो गया। पर जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन था, शरीर का ऊपर का हिस्सा था, वो कहाँ है, वो अभी भी विराम अवस्था में है और वो क्या चाहता है कि वो विराम में ही रहे। तो ये आपकी बॉडी थी, ये आपकी बस थी, ठीक है, लाइक डेट, और अचानक से बस चल जाए या आपके कोई पैर खींच ले इस प्रकार से, तो क्या होगा, व्यक्ति पीछे की तरफ झटका लगता है। एक्चुअली में व्यक्ति पीछे की तरफ नहीं जाता, बस आगे की तरफ जाती है, बस ऐसा महसूस होता है कि आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सेकेंड एग्जाम्पल है कि लकड़ी से कंबल को पीटना,
या झटकना, कंबल को झटकना। आप देखते हैं लकड़ियाँ किसी चीज़ से आप कंबल को पीटते हैं धूल साफ करने के लिए, तो वहाँ भी यही कंडीशन होती है। एक्चुअली जब आप उसको पीटते हैं तो वह धूल का कण वही होता है, या कंबल जो या जो भी रजाई गादी जो भी होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि वह अपनी विराम अवस्था में था और जो कंबल था वो डिस्प्लेस हो गया, तो वो कण वहीं रह गया, तो वो आपको उड़ता हुआ सा दिखता है। या और एग्जांपल दे सकते हैं कि पेड़ की डाली से फलों का गिरना, फलों का गिरना। ठीक है, जब आप पेड़ की डाली को हिलाते हैं तो फल नीचे आ जाते हैं। अब वो नीचे आना तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है, बट जब इस प्रकार से डाली के ऊपर फल लगे हुए होते हैं, आपने उस डाली को ही हटा दिया। जब डाली को हटा दिया तो डाली को मोशन करवाने से क्या हुआ, ये डाली मोशन में आ गई, पर फल कहाँ थे, अपनी विराम अवस्था में, और वहीं रहना चाहते थे, और ये अलग चली गई, तो वो नीचे आ जाते हैं, और नीचे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आते हैं। तो यह विराम के जड़त्व के कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट देखते हैं गति का जड़त्व। ठीक है, जैसे विराम अवस्था का जड़त्व था, उसी प्रकार अगर वस्तु गतिमान है तो उसके अंदर भी जड़त्व होता है कि वह वस्तु कभी नहीं चाहती कि वह ऑटोमेटिकली रुक जाए। यानी कि एक समान चाल से गति करती हुई वस्तु कभी भी स्वयं या अपने आप से त्वरित या मंदित नहीं होती। त्वरण यानी कि वेग का बढ़ना समय के साथ, और मंदन यानी कि वेग का घटना। ठीक है, तो कोई भी गतिमान वस्तु अपने आप से गति करती हुई स्वयं से त्वरित या मंदित नहीं होती। आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा अगर स्पीड बढ़ाना है तो, और ब्रेक लगाना है अगर उसको स्पीड को रिड्यूस करना है तो अपने आप से त्वरित या मंदित नहीं हो सकती। ठीक है, तो यही कहलाता है गति का जड़त्व। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला है चलती हुई बस का अचानक रुकना। चलती हुई बस का अचानक रुकना। आपने देखा हुआ जब चलती हुई बस अचानक से रुक जाती है तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है। इस बार तो देखिए क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जब बस चल रही हुई होती है तो आप पूरी की पूरी बॉडी के साथ गतिमान अवस्था में होते हैं। तो जैसे ही बस रुकती है तो बस के रुकने के साथ वह पोर्शन जो बस के साथ कांटेक्ट में था वह रुक जाता है, पर आपकी बॉडी में गति का जड़त्व होने के कारण वह रुकना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जड़त्व यही कहता है कि यदि कोई गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। अब रुकना नहीं चाहती पर आपका लोअर पोर्शन रुक जाता है जो बस के साथ कांटेक्ट में होता है, इसलिए यह बॉडी जब इस प्रकार से गति में थी तो यह गति के साथ ही आगे चली जाती है और नीचे का पैर, या ऐसा सपोज करो कि किसी ने आपके पैर पकड़ लिए दौड़ते हुए, तो आपका आगे वाला हिस्सा जो है वो आगे चला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बस या ट्रेन से अचानक उतरने पर व्यक्ति गिर जाता है। देखा होगा अक्सर कि कोई चलती हुई बस से अगर नीचे उतरता है, ठीक है, तो व्यक्ति के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब बस चल रही होती है या ट्रेन चल रही होती है तो आपकी बॉडी क्या होती है, गतिमान अवस्था में होती है, और जैसे ही आप नीचे उतरते हैं, आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो ज़मीन कहाँ होती है, स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी गतिमान होती है और आपका पैर जो है वो स्थिर अवस्था में हो जाता है, तो इस वजह से आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको बस से, चलती बस से उतरना हो, वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, बट अगर उतरना हो तो अपनी बॉडी को, या आप हल्का सा दौड़कर उतरिए ताकि आपकी बॉडी क्या आ जाए, मोशन में आ जाए और आप गिरने से बच जाए। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि धावक जो होते हैं, दौड़ने वाले या लंबी कूद वाले लोग जो होते हैं, वो कूद के पहले, लंबी कूद के पहले कुछ दूरी से दौड़ कर आते हैं ताकि वो ज़्यादा दूर तक कूद पाए। तो क्या होता है एक्चुअली में कि जब नॉर्मल खड़े खड़े इंसान कूदता है तो जहाँ तक कूद रहा है उतना तो उस व्यक्ति के पास ऑलरेडी उतना गति है, बट जब वो दौड़ के आएगा तो उसकी शरीर में क्या आ जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो गतिमान अवस्था में होगी, और गतिमान अवस्था में होगी तो वह गति और उसकी कूद के साथ ऐड हो जाएगी, तो वो ज़्यादा दूरी तक कूद पाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देखे हैं गति के जड़त्व पे। अगला देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व होता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ हो। यानी कि जैसे कि चलने वाली वस्तु चलने ऑटोमेटिकली गति नहीं कर सकती, गति करने वाली वस्तु अपने आप से रुक नहीं सकती। ठीक है, उसी प्रकार से कोई वस्तु अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वह ऑटोमेटिकली अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, अपने आप से दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। यही दिशा का जड़त्व कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि
बस के मुड़ने पर आपने देखा होगा कि जब भी बस लेफ्ट या राइट मुड़ती है तो आप हमेशा उसके अपोजिट दिशा में मुड़ते हो, क्योंकि जब आप इस प्रकार से सीधे जा रहे हो और आपकी बस इस प्रकार से टर्न लेती है तो बस के टर्न लेने पर आपकी बॉडी में जो मोशन था वो स्ट्रेट लाइन में था, तो वह नहीं चाहता कि कोई इधर जाए, तो इसलिए आप सीधे जाना चाहते हैं। तो यह ऐसा फील होता है कि आप उस दिशा के अपोजिट जा रहे हो। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल और होते हैं कि जब आप इस प्रकार से रस्सी बांधकर कोई डोरी घुमाते हैं तो जब वो डोरी टूटती है तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। या फिर आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में जो ट्रक बस के या पहिए होते हैं किसी भी चीज़ के, उन पे जो कीचड़ लगा हुआ होता है वो हमेशा जब इस प्रकार से चलते हैं तो हमेशा एक पीछे की तरफ ही स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री के एंगल पर जाता है। तो यह भी इसके कुछ उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जड़त्व जो है वो 3 प्रकार का होता है: विराम अवस्था का जड़त्व, गतिमान अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इन सब के कुछ एग्जाम्पल देखिए। यही पूरा जड़त्व का नियम है और यह इन सब चीज़ों को मिला लो तो यही जो है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन की गति का पहला नियम बनता है। अगली क्लास में हम न्यूटन के जो बाकी बचे हुए 2 लॉ है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए।